हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। सो स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है वो ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है द लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। तो यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका बायोलॉजी का जो बेस है वो तैयार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी को बाइबल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स बाइबल? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल नीट के क्वेश्चन पेपर्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अंकल का फ़ोटो देख रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो आप लोग भी है ना अपनी बुक पर मार्क करते जाइए मेरे साथ साथ। ये 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में बॉर्न हुए। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोला जाता है, और इनका नाम आज भी टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट में आता है। इन्होंने 80 इयर्स के करियर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी अलग अलग टॉपिक्स पर। फॉर एग्जांपल जू, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी इन्होंने ही दी है। अर्नस्ट मेयर अंकल के 80 इयर्स के करियर में 3 प्राइज़ मिले हैं इनको, जिसे बोला जाता है द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और एग्जैक्टली इनकी 100 इयर्स एज कंप्लीट करने के बाद इनकी डेथ हो गई 2004 में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इनको कितने सारे अचीवमेंट्स मिले, कितने सारे टाइटल्स मिले। यूं ही नहीं मिले इनको ये अवार्ड्स, ये टाइटल्स। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा तब जाकर मिले। इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। तो डॉक्टर बनना है या नहीं, ये भूल गए? तो इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पर आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? क्या होता है लिविंग वर्ल्ड? तो आपने देखा है ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर जो मैंने लगाई है, ये भी एक लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है। जो भी आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, वाटर देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, वो सब कुछ लिविंग वर्ल्ड है। जो भी जीती जागती चीज़ है जो हमें आसपास नज़र आ रही है, चल रही है, फिर रही है, खा रही है, वो सब लिविंग वर्ल्ड में ही आता है। जितने भी आपके आसपास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जिसमें आप रोज़मर्रा इंटरेक्ट करते हैं, वो सब लिविंग वर्ल्ड ही है। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में आपको भेज दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा आप एक्टिवेट होंगे, रिफ़्रेश फील करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट से या कोई महंगी चीज़ से आपको सुकून मिलेगा, रिफ़्रेश मिलेगा, तो ये गलत है। सिर्फ रिफ़्रेशमेंट आपको नेचर से ही मिल सकता है। जैसे जैसे आप नेचर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आप उससे घुल मिलते जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप अपने सिटी के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ काउंट करिए, क्या आप काउंट कर सकते हैं एक दिन में? नहीं कर सकते। Because there are n number of plants and animal species in the world. अभी भी there are n number of plants and animals जिनको अभी तक साइंटिस्ट भी कैरेक्टराइज नहीं कर पाए हैं, और रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस। क्या आपको लगता है कोरोना वायरस पहले नहीं था? पहले भी था, बस क्या था हमको पता नहीं था। कोविड-19 जब 2020 में फरवरी में इंडिया में आउटब्रेक हुआ, तब जाकर उसका पता चला ये कोविड-19 है। इसी तरह काफ़ी सारे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और उनके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। जैसे आप नेचर से इंटरेक्शन करेंगे तो आप उससे घुल मिलते जाएंगे और आपको नेचर के बारे में पता चलता जाएगा। अगर आप किसी का शिकार कर रहे हैं तो वो प्रेडेशन होगा, अगर आप किसी की केयर कर रहे हैं तो वो नर्सिंग होगा। अगर मान लीजिए 2 स्पीशीज़ साथ में रहती हैं तो उसे कॉपरेशन कहेंगे। अगर 2 स्पीशीज़ आपस में लड़ रही हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। तो आप देख लीजिए, इस नेचर में n नंबर ऑफ़ इंटरेक्शंस देखे जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आपको अगर लगता है सिर्फ इंसान की बातचीत का ही इंटरेक्शन होता है तो बिल्कुल गलत है ये बात। इंटरेक्शन सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है, इंटरेक्शन सेलुलर लेवल और माइक्रो लेवल पर भी हो रहा है। इंटरेक्शन में आपका सेल भी इन्वॉल्व हो रहा है और इंटरेक्शन में आपका डीएनए भी इन्वॉल्व हो रहा है। सपोज दैट 2 सेल हैं आपके पास, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो आपका बी सेल जो है डिवाइड नहीं करेगा जब तक उसको ए वाला सेल बोलेगा नहीं डिवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, ए वाला सेल बी वाले सेल को कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ टाइप ऑफ इंटरेक्शन एट द सेलुलर लेवल। सपोज़ अगर बी वाला सेल ए वाली सेल की बात नहीं मानेगा, जैसे आप लोग भी करते हो ना, कभी कभी पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो, ऐसे ही बी वाला सेल ए वाले सेल की कभी बात नहीं मानेगा तो ए वाला सेल क्या करेगा, वो कंट्रोल नहीं रखेगा फिर बी वाले सेल पर। अगर ए वाला सेल कंट्रोल नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली बी वाले सेल को छूट मिल जाएगी और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा। कंटिन्यूसली डिवीजन से क्या होगा बच्चा लोग, ट्यूमर बन जाएगा। और हेल्दी रहने के लिए सेलुलर लेवल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डीएनए की। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है फिर डीएनए 2 सेल में जाएगा रेप्लिकेट होकर। अगर मान लीजिए रेप्लिकेट होने वाले एंजाइम्स आपकी बॉडी में गड़बड़ हो जाए तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवाइड करते हैं तो सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इवन डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये सब स्टूडेंट्स माइक्रो लेवल पर हो रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन कर रहा है तो ये माइक्रो लेवल पर हो रहा है। इसका मतलब है हर चीज़ को इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, हर सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब किसी को चोट लग जाती है तो WBC को सबसे पहले पता चलता है चोट लगी है। WBC जानते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। पहला WBC दूसरे WBC को बोलता है चलो उस जगह चलते हैं जहाँ इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे WBC आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सारे के सारे एक साथ जाते हैं और इन्फेक्शन को मार देते हैं। तो बच्चा, चाहे इंसान हो, एनिमल हो या सेल हो, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही हैं। तो इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें सबसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसकी पावर होती है। वो चाहता है उसको मेंटेन करके रखे और लाइफ फॉर्म होती है बाय द रिप्रोडक्शंस। सपोज़ अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो लाइफ फॉर्म कैसे होगी। तो सबको लगता है सबकी लाइफ यूनिक है। लाइफ अगर शुरू होनी है तो कहाँ से शुरू होगी, लाइफ शुरू होगी सेल्स से। तो हर किसी की लाइफ बनाने के लिए बेसिक चीज़ होती है सेल। जैसे कि मैं, आप, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब सेल से ही तो बने हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए, सेल से क्या बनता है। सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और उससे क्या बनता है, मैं और आप, मतलब ह्यूमन बीइंग। आपकी लाइफ में स्टूडेंट्स पता है n नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाती हैं। उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्स कैसा होता है स्टूडेंट्स, हर इंसान का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। जैसे आपके सेल ने बहुत अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर दिया आपको, पर आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करा। अच्छी बात पर खुश नहीं हो रहे, बुरी बात पर दुखी नहीं हो रहे, बस चुपचाप देखे जा रहे हैं। इसका मतलब आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इसका मतलब लाइफ ठीक नहीं है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गर्म पैन पर आपका हाथ टच हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे या चिल्लाएंगे या रोएंगे या चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे। अगर आप चुपचाप रहे इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो रिस्पॉन्सिवनेस बच्चा लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इसका मतलब जब आप पैदा हुए तो आप कितने छोटे थे, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हुआ, आपकी हाइट बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ सही चल रही है। और अभी जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो इसका मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारी लाइफ को सही बनाने के लिए हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी बॉडी का, कुछ तो गड़बड़ है फिर तो आपकी लाइफ में।
अगर डेवलपमेंट सही है तो सब सही है, और डेवलपमेंट सही है तो आपकी ग्रोथ भी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। आई होप आपके अंदर भरपूर एनर्जी होगी, तो आपकी लाइफ इसका मतलब अच्छी है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, सेल से क्या बना था हमारा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना था, जिससे एक बेहतरीन बॉडी पैदा हुई जिसके अंदर भरपूर एनर्जी है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा डेवलपमेंट है और अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस है। तो आपकी लाइफ बेहतरीन है। इसके बाद बात करें मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म भी आपकी लाइफ को अच्छा बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं और वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है तब मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है, कैपेबल है करने के लिए, तो इसका मतलब उसकी लाइफ एकदम ठीक है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब उसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चे लोग, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के। लाइफ आपको सेल ने दी, पर ये सारे कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं तो आपकी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो हम बोलते हैं लाइफ अच्छी है। अगर इसमें एक भी कैरेक्टर कम या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत चलेगा, पर कम है तो कुछ तो गड़बड़ है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको बतानी है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है लाइफ में, बात करें तो नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जनरली हम लोग क्या हैं, वी आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, उसे ही एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। हम ये मानते हैं कि अर्थ में वी आर द बेस्ट, और हम ये सोचते हैं कि हमारे से होते हुए ही सब होना चाहिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू ही एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है। और पता है स्टूडेंट्स, और टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट का मतलब नॉन लिविंग से है, एनिमेट का मतलब लिविंग से है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। पर ये सब जो क्लासिफिकेशन डिज़ाइन किसके लिए किए गए हैं? हमारे लिए। हमें बस अपना फ़ायदा चाहिए, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए ही होना ही चाहिए। ये बात सही है, पर हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी तो सोचना चाहिए। इसलिए बाद में काफ़ी अच्छी क्लासिफिकेशंस आए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अदर थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स, लाइफ का जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लाइफ अगर अच्छी चाहिए तो खाना, पानी, हेल्थ अच्छा होना चाहिए और हमें अच्छा काम भी करना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि लाइफ आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका सेल और डीएनए अच्छा रहेगा। पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होगा। सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो बच्चा, देयर आर अनदर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज़ अ फिलोसफिकल वन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग अलग अलग तरह की फ़िलासफ़ीज़ देते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि इस दिन ये काम मत करो, उस दिन वो काम मत करो। तो ये सब क्या है? इट्स अ फ़िलासफ़ी। हर किसी की लाइफ का अप्रोच दूसरा होता है। जैसे कि मेरा जो लाइफ का अप्रोच है बच्चों, वो है साइंटिफिक चीज़ों पर। मुझे ये लगता है कि मैं अच्छा खाना खाऊंगी तो अच्छा डेवलपमेंट करूंगी, तो ये मेरा अप्रोच है। पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच ऐसा नहीं होता। किसी का अप्रोच है फ़िलासफ़िकल वन। ओके, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये इस बात पर डिपेंड करता है जो फ़िलासफ़ी देते हैं। जैसे वो कहते हैं जीवन क्या है, लाइफ क्या है, हम यहाँ क्यों आए, सो इट इज़ अ फ़िलासफ़ी। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आ गए हैं तो अच्छे से कैसे रहेंगे और हम कैसे आए। हमारा क्वेश्चन रहता है हमेशा कि हम कैसे आए। हाउ पर हमारा क्वेश्चन रहता है हमेशा। इनका क्वेश्चन हमेशा रहता है वाई पर, हम क्यों आए, हमें क्यों लाइफ मिली। तो हम दोनों का अप्रोच अलग अलग है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इस अर्थ पर हम क्यों आए, ओके,
तो इट्स अ फिलोसफिकल अप्रोच। और अगर मैं आपको बता रही हूँ इस अर्थ पर ऐसे आए तो इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स लाइफ। वन इज़ द फिलोसफिकल, सेकंड इज़ द टेक्निकल और द बायोलॉजिकल। ओके, हम लोग फिलॉसफी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। हम डिपेंड करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। हम डिपेंड करते हैं सेल, डीएनए, आरएनए, प्यूरिन, पायरिमिडीन्स। हम डिपेंड करते हैं टेक्निकल पार्ट्स, टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टेक्निकल कॉम्पोजिशंस ऑफ दी सेल। पर हमें फ़िलॉसफी से मतलब नहीं है हम लाइफ में कैसे आए। अगर हम यही सोचेंगे तो फिर साधु संत बन जाना चाहिए हमें। तो लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग है, जैसे कि साधु संत के लाइफ के व्यूज़ अलग अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पर आप जैसे कि साइंस के स्टूडेंट से या साइंस के प्रोफेसर से या आप मेरे से पूछोगे तो मेरे व्यूज़ लाइफ के लिए साधु संत जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ। सम ऑफ देम आर टेक्निकल और बायोलॉजिकल, सम ऑफ देम आर फिलोसफिकल। ओके, तो हमने आपको बता दिया देयर आर n नंबर ऑफ अप्रोचेस। पर हमें कौन सी अप्रोचेस अपनानी है? जैसे कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनानी है और फिलोसफिकल पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है हमें। और हमने आपको ये भी बताया था लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए लाइफ में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ हमारा बच्चे लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ लिविंग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.